क्लास के रिगार्डिंग हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लास एट्रीब्यूट तब यूज में आता है जब हम लोग अपना स्टाइल हेड सेक्शन में डिफाइन करते हैं, यानी कि इंटरनल सीएसएस। सो द एचटीएमएल क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ क्लास फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। तो क्लास की रिक्वायरमेंट कब आएगी आपको? देखो, अगर हम किसी एलिमेंट को डायरेक्ट टारगेट करते हैं, जैसे कि डिव एलिमेंट है यहाँ पर, तो डिव क्या है, मल्टीपल टाइम यूज हुआ है इसमें। या अगर हम लोग H2 या पैराग्राफ की बात करें तो हर एक सेक्शन में आपको उसका रिपीटेशन दिखाई देगा। अगर आपने डायरेक्ट एलिमेंट को लिया तो क्या होगा, सभी एलिमेंट एक जैसा बिहेव करेंगे। बट हम क्या चाहते हैं कि भाई अगर 3 डिव हैं यहाँ पर, तो तीनों का कुछ अगर मॉडिफाई करना चाहते हो, स्टाइल या स्ट्रक्चर, तो उस केस में आप क्लास बना सकते हो। वेल, क्लास सबसे ज़्यादा तब यूज़ किया जाता है जब हम लोग एक जैसी प्रॉपर्टी मल्टीपल एलिमेंट को देना चाहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ देखते हैं, हमने एक सिटी के नाम से क्लास बनाया जिसका बैकग्राउंड कलर टोमेटो है। कलर जो टेक्स्ट का उसमें रहेगा वो वाइट होगा। बॉर्डर में 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक डिफाइन किया। मार्जिन ऑल साइड से 20, पैडिंग ऑल साइड से अगेन 20। तो ये जितने भी आप डिव यहाँ देख रहे हैं, तो क्या होगा जब आप आउटपुट देखोगे इसका, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं कोई नया डिव बनाऊँ यहाँ पर, तो वो ऐसा नहीं होगा अनटिल अनलेस जब तक मैं इसको क्लास एट्रीब्यूट में सिटी की क्लास मैप ना कर दूँ इस तरह से। बट अगर मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ लिख देता हूँ डिव, तो नेक्स्ट डिव जो आप बनाने जाओगे उसमें भी सेम ही चीज़ आप फेस करोगे। तो प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ये है हमारे पास इस तरह से क्लास को हमने किससे रिप्लेस किया, डिव के साथ। अब आप यहाँ नोटिस करें, मैंने इसका अगेन एक कॉपी बनाया और इस तरह से कॉल किया। क्या होगा, यहाँ पर आपको 4 डिव एक जैसे दिखाई देंगे। बट अगर मैं यहाँ से सिटी एट्रीब्यूट रिमूव करके यहाँ जाके डिफाइन कर दूँ डॉट सिटी, तो सिटी को जितने डिव के साथ मैंने बाइंड किया होगा सिर्फ उतने पर ही उसका रिजल्ट इफेक्टिव होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। तो क्लास अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होता है। अगर आपको एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट को देना है तब भी यूज़ हो सकता है, और अगर एक जैसे स्टाइल से किसी एलिमेंट को बाहर निकालना हो तब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। द क्लास एट्रीब्यूट इज ऑफन यूज टू पॉइंट टू अ क्लास नेम इन अ स्टाइल शीट। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय अ जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट एलिमेंट्स विद द स्पेसिफिक क्लास नेम। In the following example, we have 3 div elements with a class attribute with the value of city. All of 3 div elements will be styled equally according to the city style definition in the head section. तो जब भी कोई क्लास डिक्लेयर करेंगे तो हमें उसके आगे डॉट लगाना होता है। तो डॉट का मतलब आप देख के समझ जाएंगे कि ये क्लास है। एलिमेंट अगर कोई होगा तो वो खाली एलिमेंट का नेम होगा, जैसे पैराग्राफ तो ओनली पी होगा, डिव एलिमेंट तो ओनली डिव होगा, उसके आगे पीछे कुछ और नहीं मिलेगा आपको, तो वो होता है एलिमेंट। एक तो एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर ही देख लिया, या जैसे कोई भी वेबसाइट, हम जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लास। अब मैं ये क्लास यहाँ से हटा देता हूँ, स्टाइल चला गया ना, क्योंकि वो अपीयर जो हो रहा था पार्ट वो उसी स्टाइल की वजह से हो रहा था। या मैं कोई और एलिमेंट पकड़ लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि ये। अब इसके अंदर भी क्लास अवेलेबल है, तो मैं यहाँ जाके क्लास को हटा देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर कुछ क्लासेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ देखो एक इनलाइन स्टाइल भी लगा हुआ है जिससे ये बैलेंस हो रहा है, इसको भी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो पीछे का सारा पार्ट हमारा जो है वो चेंज होता जा रहा है इसमें 1 बाय 1। अब ये जैसे हमारा पार्ट है, इस पार्ट पर आइए। मुझे लगता है भी मुझे को ये बैकग्राउंड कलर सही नहीं लग रहा है, तो आप इस क्लास को टारगेट करके यहाँ पर देखिए ये आ गया अपना। अब मुझे लगता है मुझे इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और करना है, कर सकते हैं ना। तो एक सब किससे हो रहा है, क्लास के थ्रू। ऐसे अगर हम लोग अपने पेज में आए, मुझे भाई ये टोमेटो कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, क्लास को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ के मैं इसका जो मर्जी कलर कर सकता हूँ। बट ये जो चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेरी है, बट
मैं आपको क्लास का बेनिफिट बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने डिज़ाइन को इंस्पेक्ट करके इमीडिएट बेसिस पर इम्प्लीमेंट करने से पहले चेक कर सकते हो। In the following example, we have two span element with a class attribute with the value of node। ठीक है, क्या नाम है? क्लास एट्रीब्यूट, वैल्यू क्या है? नोड। Both span elements will be styled equally according to the node style definition in the head section। यानी कि हमने लिखा फॉन्ट साइज अपने से 20% लार्जर हो जाए और जो कलर है वो रेड हो जाए। तो यहाँ और इधर इन दोनों जगह पर हेडिंग में हेडिंग के हिसाब से आपको रेड दिखाई देगा और पैराग्राफ में पैराग्राफ के हिसाब से उसका साइज़ का 120% में आपको डिस्प्ले होगा। तो दोनों जगह पर अपना आप कंट्रोल हो रहा है। तो परसेंटेज ने कैसे काम किया? अगर मैं पिक्सल लिखता तो दोनों जगह पर सेम साइज़ होता, बट परसेंटेज यानी कि हेडिंग का जो भी अपना साइज़ है उसके 100% में 20% और ऐड कर दूँ तो वो वहाँ पर कंपैरेटिवली दिस टेक्स्ट थोड़ा सा लार्जर दिखाई देगा। यहाँ पर अपने पैराग्राफ का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है कितना होता है, या बॉडी का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है? करेक्ट, 16 पिक्सल। तो इस 16 पिक्सल में उसका 20% ऐड हो गया। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, इंस्पेक्ट करने जाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कितना आ रहा है, 19.2। देखो माउस जहाँ पर है उसके नीचे फॉन्ट, ठीक है। ऐसे अगर आप हेडिंग में आओगे तो ये आपका 38.4 पिक्सल का साइज़ है। हमने डाला था परसेंटेज में, लेकिन ब्राउज़र कैलकुलेट करता है स्क्रीन पे जो भी डिस्प्ले होता है वो पिक्सल्स में ही होता है कैलकुलेट। चल आगे देखते हैं। फॉन्ट कलर, फॉन्ट एट्रीब्यूट की हेल्प से आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर परसेंटेज एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक। और दोनों जगह पर एक साथ चेंज होगा, आपको 2 बार फॉन्ट एलिमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक जगह चेंज करूँगा, दोनों में ही चेंज हो जाएगा। डिफरेंस समझ आ रहा है? यानी कि यहाँ पर अगर फॉन्ट होगा, यहाँ फॉन्ट होगा, तो कलर एट्रीब्यूट होगा, कलर में दोनों जगह पर आप चेंज करोगे, या साइज़ में दोनों जगह पर आप चेंज करोगे। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी 2 जगह पर बाइंड है, लेकिन चेंज एक में करना है, तो क्लास से टाइम सेव होता है हमारा। नेक्स्ट, द क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन एनी HTML एलिमेंट, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो। द क्लास नेम इज केस सेंसिटिव, जैसा लिखोगे अपर केस तो अपर ही बाइंड करना है, लोअर लिखोगे लोअर बाइंड करना है। क्या ध्यान रखना है डूज एंड डोंट्स में? नंबर से शुरू कभी नहीं करना है, न्यूमेरिक से बिगिनिंग नहीं हो सकती है। न्यूमेरिक बिगिनिंग करोगे तो क्लास एप्लीकेबल ही नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें एग्जाम्पल के तौर पर, हमने लिखा 1 सिटी, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 1 सिटी। अगर मैं सही हूँ तो इसका आउटपुट नहीं आना चाहिए, तो चलिए ट्राई करेंगे। नहीं हुआ ना अप्लाई, लेकिन मैं 1 कहाँ लगा सकता हूँ? जैसे सिटी 1, सिटी 1, सिटी 1, एंड में इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। समझ गए? तो न्यूमेरिक बिगिनिंग कभी नहीं होती है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। तो ये पार्ट में क्लियर हो गया। द सिंटैक्स फॉर क्लास, टू क्रिएट अ क्लास राइट अ पीरियड यानी कि फुल स्टॉप कैरेक्टर फॉलोड बाय अ क्लास नेम। क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, इसमें प्री डिफाइन कुछ नहीं होता है, सब कुछ यूज़र डिफाइन है। बट क्लास का नेम कोशिश करिए कि मीनिंगफुल हो। अगर हम लोग हेडर के लिए बना रहे हैं तो डॉट हेडर, अगर हम लोग फुटर के लिए बना रहे हैं तो डॉट फुटर, इस तरह से। ये नहीं कि कुछ भी का मतलब संता बनता रोहन मोहन सोहन कुछ भी चालू कर दें हम लोग, चल जाएगा। बट अगर आपके बिहार पर आपकी टीम में कोई आपके एब्सेंस में प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा तो वो कहेगा भाई क्या बना दिया तो अपने हिसाब से नहीं बनाना होता, टीम सेंट्रिक डिज़ाइन होना चाहिए, है ना, कि कोई भी उसको मैनेज कर पाए बहुत ईजिली। देन डिफाइन द CSS प्रॉपर्टीज विद इन कर्ली ब्रेसेस। तो CSS की प्रॉपर्टी जो होती है वो कर्ली ब्रेसेस में हमें स्टोर करनी होती है। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने कर्ली ब्रेसेस में स्टोर किया है, ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक सिटी को कहीं पर पॉइंट नहीं कर दोगे। अगर सिटी यहाँ पर पॉइंट हो गया तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो देखो इन तीनों में हमने सिटी को पॉइंट किया, काम कर रहा है। नेक्स्ट, मल्टीपल क्लासेस। HTML एलिमेंट्स
can belong to more than one class. To define multiple classes, separate the class name with a space. Example, div class city और स्पेस मेन. तो सिटी और मेन जो है वो दो अलग क्लासेस हैं, एक नहीं है, दोनों अलग अलग क्लास है. The element will be styled according to all the classes specified. So in this example, in the following example, the first h2 element belong to both the city class and also the main class and will get the css style from both of the classes. तो city execute होगा और main execute होगा. रन करेंगे तो बाकी में हमने बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट का कलर रखा था, हमने इसमें बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट का कलर प्लस टेक्स्ट लाइन सेंटर भी यूज़ किया हुआ है. तो आप यहाँ देखेंगे मेन में हमने क्या लिखा. तो जब भी आपको सेंटर लाइन करना होगा आप वहाँ पर मेन को डिफाइन कर दो. ये जस्ट इस एग्जांपल में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, सेंटर की क्लास अगर आपने बनानी है तो सेंटर के नाम से ही आप बनाओगे. भाई इसमें और तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, सिर्फ टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज हो रहा है. तो आप यहाँ पे क्लास बना लोगे टेक्स्ट सेंटर. तो इससे क्या होगा, आपको जब भी कहीं क्लास लगाना होगा आप सीधे टेक्स्ट सेंटर लिख दोगे. या टेक्स्ट को अगर आपने लेफ्ट अलाइन करना है तो ध्यान रखना CSS में लेफ्ट और राइट को बोलते हैं, लेफ्ट को बोला जाता है स्टार्ट और राइट को बोलते हैं एंड. ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को आपने राइट अलाइन करना है तो लिखिए टेक्स्ट एंड, और अगर लेफ्ट अलाइन करना है तो टेक्स्ट स्टार्ट. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लेफ्ट ही लिखना है, लेकिन क्लास के नेम में टेक्स्ट स्टार्ट. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, देखो आगे चल कर बूटस्ट्रैप पढ़ोगे, बूटस्ट्रैप के अंदर जो अलाइनमेंट आपके लिखे गए हैं वो स्टार्ट और एंड से ही लिखे गए हैं. सेंटर के लिए कोई नया यूनिक नेम नहीं है, बट लेफ्ट और राइट के लिए स्टार्ट और एंड का इस्तेमाल होता है. तो अगर जो अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, अगर यहीं से आप फ्यूचर की तैयारी करके चलोगे तो आपको दिक्कतें कम आएंगी और कम टाइम में आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे. डिफरेंट एलिमेंट्स कैन शेयर सेम क्लास. जैसे डिफरेंट HTML एलिमेंट्स कैन पॉइंट टू द सेम क्लास नेम. सो इन दिस फॉलोइंग एग्जांपल, H2 and P points to a city class and will share the same style. तो दोनों का आप देख सकते हो, इसमें हेडिंग के हिसाब से आपका साइज आपको दिखाई देगा, इसमें पैराग्राफ के हिसाब से आपको मिलेगा. बट क्या हो कि मुझे स्पेसिफिक करना हो तो आप अपनी क्लास के नेम के आगे जाके लिख दीजिए कि किस पर ही ये अप्लाई होगा. तो सिटी मतलब किसी पे भी चल सकता है, कहीं भी, डिव हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, कहीं भी चला सकते हो. अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ div डॉट सिटी तो सिर्फ div एलिमेंट पे चलेगा. अगर मैंने लिख दिया p डॉट सिटी तो सिर्फ पैराग्राफ पर अप्लाई होगा. ट्राई करके देखते हैं. हमने क्या लिखा, p डॉट सिटी. अब आप डिफरेंस देखिए, सिर्फ पैराग्राफ पर ही चलेगा. तो p एलिमेंट और उसके ऊपर क्लास क्या होनी चाहिए, सिटी. अगर आप लिख देंगे यहाँ पर H1 या H2 जो भी आपने अपने डिज़ाइन में यूज़ किया तो सिर्फ H2 पर ये इफेक्ट आएगा, बाकी पर नहीं होगा. तो H2 तो दो थे देखा जाए तो, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है. तो डायरेक्ट एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट के ऊपर क्लास सिटी, तो वो किसके पास है, इस वाले के पास. दैट्स वाई सिर्फ इस पर अप्लाई होगा. अगर मैं ये हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ H2 ओनली, अब दोनों पर चलेगा क्योंकि अब एलिमेंट स्पेसिफिक है. अब एलिमेंट विद क्लास स्पेसिफिक है. समझ गए. H2 हटा देंगे तो जितनी जगह भी आपने एसोसिएट किया होगा तो दोनों जगह पर आएगा. यूज ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट. वैसे लेटर ऑन चीज़ है बट देख लो. द क्लास नेम कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म certain tasks for specific elements. So JavaScript can access element with a specific class name with the get elements by class name method. So click on a button to hide all elements with the class name city. हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन हमने रखा है माई फंक्शन. फंक्शन कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है, बट ध्यान रखेंगे कि फंक्शन को हमने हमेशा पैरेंथेसिस के साथ बनाना था, यानी कि बनाना ब्रैकेट बोलते हैं इसको. देन करली ब्रेसेस, अगेन जैसे CSS में हम लोग यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं कोड ब्लॉक. यानी कि ये जो भी लॉजिक मैंने इसके अंदर लिखा है वो तब तक ट्रिगर नहीं होगा जब तक माई फंक्शन को कहीं पर कॉल ना करा दिया जाए. ठीक है, हमने क्या लिखा है, वेरिएबल x. वेरिएबल क्या होता है, मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, एक प्रपोज्ड नेम, एक कुछ भी, जैसे माना x इक्वल टू कुछ भी हो सकता है. तो हमने लिखा वेरिएबल x डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम. इसका मतलब क्या हुआ, जितनी एलिमेंट्स के ऊपर सिटी के नाम से क्लास है
मुझे नहीं पता कितने, तो मैंने इसलिए उसको लूप में डाल दिया। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है लूप वगैरह। हमने यहाँ पर लिखा उसका लूप का एक वेरिएबल आई, हमने लिखा है कि एक्स जो एलिमेंट है, मुझे नहीं पता कितनी लेंथ है, सारी लेंथ चेक करो और तब तक अप्लाई करो जब तक कि वो लेंथ ख़त्म ना हो जाए, इंक्रीमेंट होता रहेगा प्लस प्लस। हमने क्या लिखा, एक्स एलिमेंट के अंदर आई लूप को डालो और सबका स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या कर दो, नन। अब क्या होगा, देखो हमने सी एस एस को मैनिपुलेट किया है, जितनी जगह पर जितने एलिमेंट पर ये सिटी की क्लास लगी होगी, ये तीनों H2 देखो गायब हो जाएंगे स्क्रीन से, हाइड एलिमेंट। ठीक है, तो ये काम आप नॉर्मल HTML CSS से नहीं कर सकते हो, इसके लिए तीसरा आपको और चाहिए विच इज़ जावास्क्रिप्ट। आगे आएगी, जस्ट ये अभी डेमोन्स्ट्रेशन है इस चीज़ के अंदर। हाँ हाँ, तो मैंने आपको पढ़ाया था दो चीज़ें होती हैं, ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो हम पहले वाले एग्जांपल पे वापस आते हैं। आप चाहते हैं इतना ही रहे जितना मैटर है, तो उसके लिए हम यहाँ से कॉपी करेंगे, नोट पैड में आएंगे, कंट्रोल ओ, बस आपको यहाँ जाके लिखना है इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, मतलब अलग अलग भी रखना है, ठीक है, वो भी पॉसिबल। तो देखो दोनों पर सेम क्लास है, इसलिए दोनों एक साथ आ रहे हैं। आप इसको नाम डाल दो सिटी एच और सिटी पी। ट्राई करके देख लेते हैं काम बनता है कि। अच्छा, मैंने पी तो किया ही नहीं इसको। सेम रिजल्ट, कोई बात नहीं। एक एलिमेंट बना लो, ठीक है, तो दोनों आपके अलग अलग आ जाएंगे। तो अब मुझे अलग अलग दो क्लास रखने की जरूरत नहीं, एक ही क्लास से मैं ये रिजल्ट ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये उतना आ गया जितना आपका मैटर लिखा होगा। तो हटा दें इसको, समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है आईडी। आईडी में जो भी आप नेम डिफाइन करते हो वो यूनिक होता है। अब यूनिक से क्या मतलब आ रहा है, हर पर्सन का जैसे रियल लाइफ में आधार आईडी, पैन कार्ड, सब कुछ यूनिक होता है, व्हीकल का नंबर वो यूनिक होता है, वैसे ही डिज़ाइनिंग में या जावास्क्रिप्ट के अंदर आईडी हर एलिमेंट का यूनिक होगा। आप एक आईडी दो के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, क्लास को कर सकते हो, आईडी को नहीं कर सकते हो। तो जब यूनिक की बात आती है तब आईडीज को हम लोग यूज में लाते हैं। दी HTML ID एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई अ यूनिक ID फॉर एन HTML एलिमेंट। You cannot have more than one element with the same ID in an HTML document. The ID attribute specifies a unique ID for an HTML element. The attribute is used to point to a specific style declaration in a style sheet. It is also used by JavaScript like CSS, like class to access and manipulate the element with the specific ID. अब जैसे हमने वहाँ देखा था प्रीवियस एग्जांपल में, मल्टीपल क्लास को उसने हाइड कर दिया था। अगर मैं आईडी के साथ करूँगा तो मैं मल्टीपल नहीं कर सकता, मैं एक ही आईडी एलिमेंट को हाइड कर सकता हूँ। तो जहाँ पर आपको यूनिक एलिमेंट को हैंडल करना है तो आईडी, और जहाँ पर आपने मल्टीपल को हैंडल करना है वहाँ पर क्लास, इन टर्म्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। The syntax for ID is write a hash in front of your class name, ID name, followed by an ID name, then define the CSS properties within curly braces.
तो इतना चेंज आएगा, बाकी जो प्रॉपर्टी आप CSS में चलाते वही सेम प्रॉपर्टीज आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। हमने HTML को ID ऑफर किया है और ये हमारा अप्लाई हो गया। The ID name is case sensitive like a class. The ID name must contain at least one character, cannot start with a number and must not contain white space। ठीक है, यानी कि बीच में स्पेस नहीं हो सकता, क्लास में भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ID, इसको जरा समझिए। अ क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल HTML एलिमेंट, मतलब कह सकते हो कि हम लोग एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, बट ID के केस में ऐसा नहीं होता है। वाइल एन ID नेम मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय वन HTML एलिमेंट विद इन दी पेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक हमारे पास माई हेडर के नाम से ID है और एक सिटी के नाम से क्लास है। तो हेडर क्या होता है, वेबसाइट में एक ही होता है, मल्टीपल हेडर्स नहीं होते। तो हमने यूनिक के लिए, हेडिंग के लिए ID को इस्तेमाल किया है, और जहाँ पर हमें एक जैसा स्टाइल मल्टीपल के साथ शेयर करना है वहाँ पर हमने क्लास का यूज़ किया है, इस तरह से। नेक्स्ट, ID को हमने बुकमार्क के साथ भी देखा था, पेज में बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम जंप करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर भी ID का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML bookmarks are used to allow readers to jump to a specific part of a web page. Bookmarks can be useful if your page is very long. To use a bookmark, you must first create it and then add a link to it. Then when the link is clicked, the page will scroll to the location with the bookmark. So हमने एक हेडिंग बनाया जिसका ID है C4। तो जब आप लिंक में डालेंगे तो क्या लिखेंगे, #C4। आउटपुट चेक करेंगे तो अभी C4 पर आप नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि पेज में स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा है, हो जाएगा काम। तो देखिए हम लोग कहाँ गए, सीधे C4। C10 पर नहीं, अच्छा मैंने इतना डेटा बनाया था, तो C10 भी आपका आ गया इसके अंदर, क्योंकि जो मैंने आपको इससे पहला एग्जाम्पल दिखाया था तो चैप्टर 10 तक ही थे हमारे पास टोटल। तो इसके लिए एक डिसेंट सी स्क्रॉलिंग होना ज़रूरी है, तभी आपका बुकमार्क वाला पार्ट काम करता है। एंकर लिंकिंग, वही चीज़ है। Using the ID attribute in JavaScript, the ID attribute can also be used by JavaScript to perform some tasks for that specific element. So JavaScript can access an element with a specific ID with the getElementById method. So यहाँ पर मैं डिफाइन किया document.getElementById, उसमें क्या था, get elements by class name, मल्टीपल के लिए। यहाँ पर हमें ID यूनिक है तो इसलिए क्या लिखा, get element, एलिमेंट्स नहीं है। मेजर डिफरेंस क्या है, एलिमेंट्स, यहाँ क्या है, ओनली एलिमेंट। हमने क्या बोला, हमें एक एलिमेंट है माई हेडर के नाम से, उसको मुझे मैनिपुलेट करके हैव अ नाइस डे रिप्लेस करना है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, हमने क्या कर दिया, जावास्क्रिप्ट से उसको मैनिपुलेट करके हैव अ नाइस डे। इसी तरह से एम्बेड गूगल मैप अगर आपने करना हो तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको ID वगैरह की रिक्वायरमेंट आती है। तो मैप कैसे एम्बेड हुआ, उसके लिए आपको क्या करना है, आप जाएंगे maps.google.com, यहाँ पर आइए। आने के बाद जो भी लोकेशन आप एम्बेड करना चाहते हो, मैंने कौन सा सेंटर डाला हुआ था इसमें, साउथ एक्सटेंशन, चलो प्रीति विहार डाल के देखते हैं, अरीना एनिमेशन प्रीति विहार। तो ये एक लोकेशन है। अब सपोज कीजिए ये आपके बिजनेस लोकेशन और आपको इसको ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से शेयर, शेयर में क्या मिलेगा, एम्बेड, एम्बेड में आप यहाँ से कॉपी, बस जिस पेज में आप ऐड करना चाहते हैं उसमें जाके आप कोड को कॉल करा दोगे। आगे यहाँ पर इस तरह से, तो ये आपका काम कर जाएगा। तो अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ, प्रीवियस फाइल को, तो आप देख भी पाएंगे, इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए आ गया मैप। मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैप का टॉपिक उसका नहीं है। इसी तरह से अगर आपने किसी वेबसाइट में अगर कोई वीडियो इनकॉर्पोरेट करना है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मैंने एक वीडियो ऐड किया, The world is on fire. करेंगे, YouTube पर आएंगे और YouTube के अंदर आपको जो भी कंटेंट समझ में आता है उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा ऑप्शन शेयर, शेयर के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा एम्बेड, और अगेन ये कोड आपने कॉपी, वो रात में जब आप गाड़ी चलाते हो आपको उसका
वो रात में जब आप गाड़ी चलाते हो आपको उसका रिफ्लेक्शन बहुत पड़ता है। इसमें सनरूफ ना होते हुए भी इनको गर्मी महसूस हो गर्मी हो रही है। और जब 45-50 डिग्री जाएगा टेम्परेचर तब क्या हाल होगा? तब तो बहुत बुरा हाल होगा। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा सा चीटिंग वाला काम है। बिल्कुल जैसे है। एमजी ने कहा था आप 1 साल में जितनी मर्जी बार चार्ज करो, तो देखो टर्म्स कंडीशन बहुत सारी हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। वो हिडन करके रखते हैं ना। तो उसने सिगरेट पकड़ानी थी अगले बंदे को, तो वो स्पेशली आगे झुका। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक रात मैंने इस गाड़ी में सोया भी हूँ। और वो एसी फिल्टर इसका इतना महंगा लगा, मतलब 983 रुपए का एसी फिल्टर लगा। जो करना चाहिए था वो किया नहीं। गाड़ी की ये कैलिपर पिन ग्रीस करनी चाहिए थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। गाड़ी आप पहचानते हैं विंडसर, और सर को तो समझ आया आप किस तरह से। हाँ, हाँ, तो वो भी यूट्यूब पे अपलोड करके तभी डालनी है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप अपने सर्वर से अगर वीडियो को डालोगे, एक तो आपका स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होगा, दूसरा आपका सर्वर जो होगा वो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्वर नहीं होता है, वो फाइल स्टोरिंग सर्वर होता है। तो